यूनिट नंबर 1, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कभी भी आप केमिस्ट्री को पढ़ते हो ना, तो केमिस्ट्री हमेशा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 3 पार्ट आपका केमिस्ट्री का हमेशा रहेगा, ठीक है। सबसे पहला होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनिक, और उसके बाद होता है बेटा आपका फिजिकल। फिजिकल फिजिकल जो है बेटा ये बायो वालों के लिए काफ़ी टफ रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि सभी बायो वालों के लिए टफ होगा, है ना, ऑब्वियसली, है नहीं कि मतलब थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पढ़ने में या उसको करने में फिर दिक्कत आता है, ठीक है। तो इसलिए बायो वाले नॉर्मली फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से वीक रहते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी वीक होंगे, ठीक है। अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ये बायो वालों का स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना बहुत होता है, तो बायो वाले रटने में बहुत तेज़ होते हैं, अभी भी आप कह सकते हो, है कि नहीं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेटा ये ऐसा प्लेटर है बेटा जो इन दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर में ये दोनों के दोनों ही कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हो बेटा, फर्स्ट चैप्टर ये इनऑर्गेनिक ही है, क्या है बेटा आपका इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मिक्सचर होता है बेसिकली ऑर्गेनिक और फिजिकल का, ऐसा भी आप कह सकते हो, पर इनऑर्गेनिक प्योरली आपका अलग भी है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है इसमें। जनरली हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसमें आपका मेन जो टॉपिक होने वाला है बेटा वो होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आप ज्यादा पढ़ने वाले हो आज, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे आज मैंने आप लोगों को रीडिंग करने के लिए बोला ही है, तो आज आपका क्या काम होगा, अगर आपके पास किताब है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं क्योंकि ये पूरा रीड नहीं करने वाला बेटा, ऑब्वियसली इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये सब कुछ आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको रीडिंग करना है अच्छे से, ठीक है। कहाँ तक से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये सब कुछ रीड करते ही जाना है, करते ही जाना है, ये भी आपको रीड करते ही जाना है। यहाँ पे ये नेचर ऑफ मैटर भी रीड करते ही, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, क्या क्या होता है आपके इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या क्या चीज़ें आती है, सॉलिड लिक्विड गैस आता है इसमें, ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ना है। कितने तरह के मिक्सचर होते हैं तो आप देख सकते हो, ये 9th क्लास का पूरा आपका यहाँ पे रिविजन हो जाता है, पूरा पूरा बेटा, पूरा पूरा रिविजन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखिए बेटा, प्योर मैटर मिक्सचर सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता ही है ना, पता है ना, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब देख रहे हो, एलिमेंट्स आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं सब आपको पता ही होना चाहिए, है ना। सारे रिएक्शंस आप क्लास 10 में पढ़ के आए, तो आपको पता है कितनी कितनी खतरनाक बात है, देखिए ना, आपका पूरा 9 क्लास और आपका पूरा 10 क्लास का रिविजन सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हो जा रहा है। सोच के देखिए कि अब स्कोप ऑफ केमिस्ट्री कितना बड़ा है, ठीक है। आप देख रहे हो बेटा, ये सब कुछ अगर आप रीड करोगे ना, आपको तब समझ में आएगा कि ओहो, तो हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो इस चैप्टर के सिर्फ इंट्रो में सारा रिवाइज हो जा रहा है। 9 क्लास 10 क्लास, एंटायर 9 एंटायर 10, ठीक है। स्पेशली 9 क्लास का ज़्यादा फोकस है इसमें। तो देखिए बेटा, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, ये सब कुछ मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा फिजिक्स में। ये सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब फिजिक्स की क्लास चालू होगी, हाँ, यहाँ से हम लोग देखिए बेटा स्टार्ट कर सकते हैं समझना। ये देखिए बेटा, तो ये आप अब इसको समझना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या क्या होती है, ठीक है बेटा। ये देखिए मल्टीपल्स जो आपको मैंने बताया बेटा, इसमें कहाँ कहाँ तक जाता है बेटा, ठीक है। ये देखिए सिंबल क्या क्या होता है, तो आपको याद है ना, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। तो देखो बेटा 10⁻⁻24 योक्टो होता है, जिसको हम लोग वाई से डिफाइन करते हैं, जबकि 10⁻24 क्या होता है, योटा, जिसको हम लोग वाई से डिफाइन करते हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। 10⁻⁹ आपका नैनो होता है, जबकि 10⁻9 क्या होता है, गीगा, ठीक है। 10 आपका -2 सेंटी होता है, 10⁻3 मिली, 10⁻6 माइक्रो। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो डेटा है बेटा, आपको कहां तक से याद करना जरूरी होता है, पहले मैं आपको वो भी बता दूं, आपको याद करना जरूरी बस इधर तक ही है, हाँ इधर तक याद कर लो, दैट्स इट, डेका तक याद कर लो, 10⁻1 तक, है ना। और कभी कभी आपको ये और ये यहां तक से काफ़ी रहता है, सॉरी यहां तक से आपको काफ़ी रहता है, ठीक है। ये आपका बहुत है, इतना अगर आप कर लो। फेमटो को कभी कभी फर्मी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, फर्मी, ठीक है। फर्मी के नाम से भी कभी कभी ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा और इतना आपको याद करना पड़ेगा कि 10⁻3 से लेकर 10⁻⁻
15 -15 तक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। 10⁻³ किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज मिस किया है बेटा, जो है बेटा 10⁻⁻10, वो होता है बेटा आंगस्टन। क्या होता है बेटा? आंगस्टन। क्या होता है बेटा? आंगस्टन। इसका सिंबल होता है ए के ऊपर में 0, ठीक है, ए के ऊपर में 0। तो इस तरह से बेटा ये आंगस्टन, ये आपका आंगस्टन का सिंबल है, ठीक है। तो ये भी आपको याद यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि कल को आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले लोगे तो आपको मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्साटा और योटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप CS ले लेते हो तो ऑब्वियसली आप लोग CS शायद नहीं लेंगे, तो टेरा तक तो आपको CS में, सॉरी पेटा तक तो आपको CS में याद करना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी ये मेमोरीज होती है, ठीक है बेटा। कि 1 पेटाबाइट मेरे पास है, या 1 टेराबाइट, या 1 गीगाबाइट, तो ये इस तरह से आपका जो है बेटा ये आपके वैल्यू होते हैं बेटा, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 10 की मल्टीप्लायर समझ में आती होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा आपके आगे। बहुत यूज़ है इसका। मास एंड वेट आप लोगों को समझ में आता ही है, मास और वेट क्या होता है, ठीक है। ये देखिए बेटा अभी आपका रिवीजन ही चल रहा है, फिजिक्स का रिवीजन शुरू हो गया। देखो मास क्या होता है बेटा, मास एक ऐसी चीज़ होती है बेटा जो हमेशा कहते हैं फिक्स्ड रहती है, ठीक है ना। और वेट क्या होता है बेटा, ये आपका कभी भी फिक्स नहीं होता, ये हमसे वैरी करता है एक जगह से अगली जगह। अगर आप स्पेस में चले जाओ कम होगा, है ना, मतलब 0 ही हो जाएगा। मून में चले जाओ अलग होगा, अर्थ में अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम आप लोगों को पता ही है ना, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी, है ना, किसी भी जगह की कैपेसिटी को हम बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि इसके बाद आपका डेंसिटी आता है। डेंसिटी आपको पता ही होगा क्या होता है ना, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए। ये सब आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है बेटा, रिवीजन है ये, तो आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। द मेन टॉपिक जो कि आपके यहाँ पे शुरू होता है बेटा, वो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, अनसर्टेनिटी, जितनी भी सारी चीज़ें बेटा यहाँ से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर आपको बताइए क्या है, डिग्री सेल्सियस वगैरह बताने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट आपको केमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया जा रहा है बेटा, क्योंकि फिजिक्स में ये था बट फिजिक्स का डिलीट हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो केमिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते क्या, ठीक है। तो आपको मैं अब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ही बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेनी अ टाइम इन स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा एज वेल एज अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ना। हम थ्योरी में अलग चीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट में अलग चीज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक आपका ये कॉपी में हमने देखा कि सर कि लेंथ 1 मीटर थी, बट आप एक्चुअल में नापने गए तो आपको कुछ कम मिला 1 मीटर से। तो जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में किसी भी चीज़ की डेटा को निकालते हैं बेटा, तो वो वैरी करता है। जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं ना आप सबके हाथ में स्केल पकड़ा दूं और मैंने कहा कि इन दीवारों की लेंथ बताइए कितनी है, आप सबकी डेटा अलग अलग आइए, आप सब अलग अलग नंबर निकालोगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ना। तो किसी किसी का हाथ है ना छोटा बड़ा, कोई हिलते हुए पकड़ेगा किसी चीज़ को, है ना, कोई कांपते हुए कर रहा है, कोई ठंडे जगह में कर रहा है, कोई गर्म जगह में कर रहा है, तो डेटा अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा वैरी करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वैरी। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे वही कहा गया कि एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा को जब आप कंपेयर करते हो तो होता क्या है बेटा, इसमें हमेशा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या आ गया बेटा, देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वेंशनली। तो मीनिंगफुल तरीके है बेटा जिससे कि आप इन सारे नंबरों को ना क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो वो एक तरीका क्या है बेटा, इन्हीं मतलब यहाँ पे जितने भी ये डेटाज है ना बेटा, जो आपके ऑल्टर हो जाते हैं, मतलब अलग अलग आते हैं बेटा, थ्योरेटिकली अलग आ रहा है, कॉपी में अलग आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में अलग आ रहा है, तो उसको हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सिंपल से तरीके है बेटा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि there are meaningful ways to handle the number conventionally and present the data realistically with certainty to extent possible। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो रियलिस्टिकली लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कि थ्योरेटिकल डेटा और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच में हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, हमें एक ऐसा लिंक बनाना पड़ेगा कि जिससे होगा क्या कि हमें वो वैल्यू जो हमें मिल के आ रही है बेटा, वो हमें रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन पहली बार आई होप आप शायद पढ़ने वाले हो, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, एज केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, ठीक है, बहुत ही कम मासेस होते हैं, and are present in extremely large numbers as a chemist has to deal with numbers as large as, देख रहे हो बेटा, इतने बड़े बड़े नंबर्स,
आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इतने छोटे छोटे मासेस को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा? क्या आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मान लीजिए इस नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे, 6.022 इंटू आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे क्या बेटा 10⁻23। देख रहे हो बेटा, इतने बड़े नंबर को आपने छोटे से दिखा दिया। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिकली आपने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि ये इतना छोटा नंबर है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी नोटिफाई कर सकते हो। तो आप याद रखिए बेटा, जब भी आप टुवर्ड्स द राइट बढ़ोगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट है ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट आप बढ़ोगे तो 10 की पावर हमेशा प्लस में आएगी। बट आप टुवर्ड्स द राइट बढ़ोगे तो 10 की पावर हमेशा किस में आएगी बेटा? आपके नेगेटिव में आएगी। तो देखिए बेटा, पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को आपने शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो आपने लिखा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। तो आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे इतना छोटा वैल्यू निकल के आपका आ रहा है। ओ सॉरी, ये आपका केजी नहीं, ग्राम में, तो आप इसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। ये आपका ग्राम आ गया, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। ये आपका केजी नहीं, आपका जो भी है, मतलब आपका साइंटिफिक नोटेशन जो होता है ना बेटा, साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली ये डिफाइन करता है किस कंडीशन को बेटा, ये उस कंडीशन को डिफाइन करता है कि जब आपकी जो वैल्यू है वो रियलिस्टिकली किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, मास ऑफ एच एटम। सिमिलरली अदर कांस्टेंट्स सच एज प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑन पार्टिकल्स एटसेट्रा इन्वॉल्व नंबर ऑफ अबव मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब बहुत सारे अलग अलग मैग्नीट्यूड को कैरी करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप जब स्पीड ऑफ लाइट करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए बेटा, ये आपका रियलिस्टिकली ऐसा दिखता है, ठीक है, याद रखना। तो आप देख पा रहे हो कि इसको भी हमने क्या किया बेटा, इसको भी हमने आपके साइंटिफिक नोटेशन से डिफाइन किया। अगर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, -1.6 × 10⁻⁻19। देख पा रहे हो बेटा, ये इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, तो आपने कहा सर क्या, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। देख रहे हो बेटा। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो देख रहे हो बेटा, ये सब आपके अलग अलग डाटा है जो कि सारे साइंटिफिक नोटेशन से डिफाइंड है। तो आपको अब इनका आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे सवाल जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आया तो बेटा आपको इन्हीं नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं नोटेशन का आप इस्तेमाल करोगे। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर इन्वॉल्विंग सो मेनी zeros, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद सच नंबर्स। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा कि ना एक पर्टिकुलर चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलता है कि मतलब कि होता क्या है ना कि आप जब ऐसे नंबरों को प्लस करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, डिवाइड करने जा रहे हो और या माइनस करने जा रहे हो, तो आपको बहुत दिक्कत फील होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आता होगा, प्लस करते वक्त, माइनस करते वक्त, मल्टीप्लाई करते वक्त या डिवाइड करते वक्त? बताओ तो किस में दिक्कत आती होगी? डिवाइड करते वक्त ना। हाँ, देखा, आप लोग एकदम कन्वेंशनल बच्चे हो बेटा। प्लस और माइनस करते सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें होती है, ठीक है। डिफिकल्ट इसमें रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सबसे ईजी हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सबसे इजी होता है, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस करने में सबसे दिक्कत आएगी आपको, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी प्लस और माइनस करने में आती है। क्यों? क्योंकि आप प्लस और माइनस उन नंबरों को नहीं कर सकते जैसे 10⁻⁻ जो है ना बेटा वो अलग अलग है, ठीक है। आप हमेशा सेम 10⁻ वाले को ही प्लस या माइनस कर सकते हो, अलग अलग 10⁻ वाले को प्लस या माइनस आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक सवाल रख देता हूँ, ठीक है। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे सवाल रख दिया, और सवाल क्या है देख लीजिएगा। सवाल कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने रख दिया 1.3 × 10⁻20, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2.1 × 10⁻30 के साथ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये बहुत सिंपल है। 1.3 × 2.1 कर दो और 10⁻20 + 30 कर दो, दैट्स इट। क्या बन जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा कंडीशन वो होगा, और ये 10⁻ क्या बन गया, 50 बन गया। बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया? बट आप जब इसको करने जाओगे ना बेटा, देखो 1.3 × 10⁻20 प्लस अगर 2.1 × 10⁻30 करोगे ना बेटा, आप शायद ये करना ना चाहो, क्योंकि ये बहुत भयंकर हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि सर मुझे इसको प्लस करना है, तो पता है इनके दोनों 10 के पावर को आपको सेम करना पड़ेगा, और इसके दोनों के 10 के पावर को सेम करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻20 तो है ही है। आपने कहा कि चलो मैं इसको 20 बनाता हूँ, तो आपने क्या किया 2 1, अब
यहाँ से 10 जीरो आपको निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 टू द पावर, अब ये 20 हो गया। देख रहे बेटा, अब आपको 10 टू द पावर 20 को कॉमन निकाल के 1.3 प्लस 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्लस करना है। अब मुझे बताइए इसको ऐड करना मुश्किल है या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना मुश्किल है? तो आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, आप यही बोलोगे सर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना तो ईजी है सर इसका। अब देखिए डिवाइड करके दिया 2.1 इंटू आपने कर दिया 10 टू द पावर 30 अपॉन 1.3 इंटू 10 टू द पावर 20 किया, 10 टू द पावर 20 को 30 काट दो, 10 ही बचा ना, है कि नहीं? आपने पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो 13 से आपको काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा, 10 ही आएगा ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपका यहाँ पे जो कंडीशन बन के निकलता है बेटा वो कितना सिंपल निकलता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। जबकि आप प्लस माइनस करने जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी बेटा, ठीक है? तो इसलिए आपको एक बात समझना है बेटा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से पहले कुछ भी है ना, करने से पहले अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट, ये मैंने बता दिया। यू कैन राइट एनी टू नंबर ऑफ द अबव टाइप एंड ट्राई एनी वन ऑफ द ऑपरेशन यू लाइक टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज, ठीक है? एंड देन यू विल रियली अप्रिशिएट द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर्स। एक्चुअली आपको समझ में आएगा जब आप ये नंबर को प्लस माइनस करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ओ यार सच में तो डिफिकल्ट है एक्चुअली, है ना? तो इसलिए याद रखना बेटा कि केमिस्ट्री की जो किताब है ना बेटा, केमिस्ट्री की किताब आपके एनसीईआरटी की किताब, ये बहुत अच्छी है बेटा। आप इसको रीड कर सकते हो बैठ के, है ना? खाली वक्त में आप इसको ना रीड करके है ना अपना टाइम पास कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे नॉलेज आपको दे देगा, ठीक है? बहुत सारे नॉलेज। तो इसलिए मैं ये कहूँगा आप इसको प्लीज़ रीड आउट करें, और कोई भी किताब आपको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फिजिक्स की जो किताब है बेटा वो अनरीडेबल है बेटा, आप रीड करने जाओगे मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए फिजिक्स की किताब छोड़ दो, फिजिक्स के लिए कोई रिफ्रेशर जरूर ले लीजिएगा, पर केमिस्ट्री के अलावा कोई भी रिफ्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स, i.e. exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 to the power n, where n is an exponent having positive or negative values and n is a number called digit terms which varies between 1 to 9.99, ठीक है? तो हम हमेशा क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका n है ना बेटा, ये हमेशा आपके ऐसे नंबर लेंगे बेटा जिसमें कि 1 पॉइंट समथिंग से लेकर 9.99 तक से आप नंबर लोगे, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे तो उसमें आपका फर्स्ट नंबर जो होगा बेटा वो रहेगा, उसके पीछे डेसिमल रहेगा, ठीक है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, उसके बाद डेसिमल लगा के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? मान लो कि मैंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 0.00000016, ठीक है? ये है, तो मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा बेटा, इस पॉइंट को मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाऊंगा, मतलब मैं इसको 1.6 लिख के इंटू 10 टू द पावर क्या लिखूंगा बेटा, -7 लिखूंगा। अब यहाँ पे बात को समझिएगा बेटा, मैं यहाँ पर 1.6 किया, मैं इसको 16 क्यों नहीं किया, 16 इंटू 10 टू द पावर -8 क्यों नहीं किया मैंने इसको, है ना? सवाल आना चाहिए ना मन में, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने इसको 1.6 से क्यों किया? तो हमेशा याद रखिए बेटा, ये रूल ऐसा कहता है कि आपको हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो मिलते ही उसके पीछे ही डेसिमल लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो मिल गया आपको, उसके पीछे डेसिमल लगा दो, काम खत्म, ठीक है? आपको कोई भी यहाँ पे हीरोगिरी नहीं करनी, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, इतना सारा नंबर था, इतना सारा नंबर, तो इसके यहाँ पे भी तो पॉइंट लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, बट यहीं पे क्यों लगाया? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो मिलते ही उसके पीछे डेसिमल लगा दो, काम खत्म। क्योंकि बाकियों को हम लोग करेंगे क्या, बाकियों को राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे बेटा, राउंड ऑफ करके खत्म करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट आगे की कहानी क्या आ रही है बेटा, नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 or 10 in the scientific notation. Similarly, 0.00016 can be written as, अब देखिए इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है 1.6 into 10 to the power -4, क्योंकि आप 4 बार इसको पीछे ले जाओगे तो -4 हो जाएगा। Here the decimal has to be moved 4 places to the right and -4 is the एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, साइंटिफिक नोटेशन में इसका एक्सपोनेंट आपका -4 बन जाएगा। इसके बाद की कहानी क्या है देखिए बेटा, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि while performing मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर्स एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। यहाँ पे कुछ आपके ये कंडीशंस दिए गए हैं आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ इस तरह से होता है। आप देख रहे हो कि पावर ऐड हो जा रहा है ना? डिवीजन में आपका पावर माइनस हो जाता है, बाकी नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना आता ही है। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता क्या बेटा, फॉर दीज टू ऑपरेशन फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। ये देखिए बेटा, दे हैव द सेम एक्सपोनेंट, दोनों में सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए, अलग अलग होगा तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे
दोनों में सेम एक्सपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे -3 और ये -2 है तो दोनों को -2 बनाया गया है पहले, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके दोनों के 10 की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग होगी तो आप उसको ना ही ऐड कर पाओगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर दोनों का आपका पावर अलग अलग है तो भी आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आसान है जबकि आपका प्लस और माइनस करना आसान नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा, यहाँ आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। फर्स्ट आपके यूटी में, आपके फाइनल्स में, आपके हाफ ईयरली में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। देखिए बेटा, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे क्लियरली आपका बुक ये कह रहा है कि जो भी आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करने वाले हो वो इतना अच्छा नहीं होने वाला कि जो आपको एग्जैक्ट फिगर आपको निकाल के दे दे। या दूसरा चीज, जो आदमी उसको यूज कर रहा है तो वो भी स्किलफुल आदमी होना चाहिए ना, तभी वो, और वैसे भी स्किलफुल आदमी से भी गलती तो हो ही जाती है। तो इसलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भी आपकी अनसर्टेनिटी है बेटा मेजरमेंट में, उसका होना लाजमी है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे कहा है कि फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट टू बी 9.4 ग्राम। आप देख रहे हैं बेटा, एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बैलेंस लिया और हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट की मास 9.4 ग्राम आई। ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस द मास ऑब्टेन्ड इज 9.4213 ग्राम। अब देख लो पहले कितना मिला 9.4 ग्राम, बट अभी कितना मिला 9.4213 ग्राम। अब ये बोले कि सर किसको माने, इसको माने, इसको माने, सर क्या क्या होगा आंसर हमारा, द the mass obtained by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a platform balance ना, क्योंकि analytical balance में क्या आया बेटा 9.4213, तो वो 213 जो 0.0213 है वो तो एक्स्ट्रा आ गया ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो therefore digit 4 place after decimal in the measurement by platform balance is uncertain, मतलब कि उसके पीछे जो आपके 4 नंबर जो है बेटा वो अनसर्टेन हो गया ना, क्योंकि पॉइंट के आगे क्या था बेटा, पॉइंट के आगे 9.4 एंड 9.4213, तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे वाला जो नंबर है, पॉइंट के आगे वाले दोनों फिक्स है, बट पॉइंट के पीछे इसके पॉइंट के पीछे जो 4 नंबर आ रहे हैं बेटा वो तो अनसर्टेन हो गए ना। अब इसके पीछे क्या आने वाला है वो तो हमको नहीं पता, तो पॉइंट के पीछे जितने भी नंबर बन गए वो अनसर्टेन हो गए। बेटा वो 10 क्लास है, नहीं, वो क्लास 10 की बात है, ठीक है। आपको कहा गया, आपने किया, भूल जाओ अब उसको, ठीक है, वो क्लास 10 था, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 2 से 3 वैल्यू आपको पॉइंट के पीछे निकालना पड़ेगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 निकालना ही पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ बेटा कि ये 2-3 वैल्यू ना आपका पूरा आंसर बदल सकता है नहीं, पूरा आंसर बदल देता है। तो आप इमेजिन कर लो बेटा कि अब क्लास 10 की तरह नहीं होने वाला कि क्लास 10 में आपने पॉइंट के पीछे कुछ भी लिख दिया है, चलो ठीक है, राउंड ऑफ करके कुछ लिख दिया है, अब ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 वैल्यू तो निकालना ही है और मैक्सिमम 3 वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, सवाल भी होना चाहिए मन में, सर क्यों, मैं तो नहीं निकालूंगी, आप बोलोगे तो निकाल देंगे, क्योंकि बेटा याद रखना पॉइंट के पीछे 3 वैल्यू निकालना इसलिए पड़ेगा जरूरी क्योंकि आपको लॉग भी लगाना पड़ेगा, और लॉग में मिनिमम 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है। हाँ जी लॉग, हाँ जी लॉग के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी आया तो नहीं ना लॉग, मैथ से बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, तो यहाँ पर एक बात समझिएगा बेटा कि इसलिए 2-3 वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि सर हमें ये जो है एक ही वैल्यू निकालना है कुछ, तो फिर एक बात का ध्यान रखना, वो क्लास 10 तक से एप्लीकेबल है, क्लास 10 तक में आप उसको निकाल के छोड़ सकते हो, बट 11 क्लास में आने के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होता बेटा, क्योंकि 11 क्लास में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं बेटा। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को मेंशन करके आप कर सकते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन with certainty plus 1 which is estimated or uncertain। तो यहाँ पे फिर से बता दो बेटा कि significant figures are meaningful digits
विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। ठीक है, तो फिर से बता दो बेटा, समझ में आया डेफिनेशन? पढ़े कुछ आया दिमाग में? कुछ नहीं आया ना? अंग्रेजी इसलिए बेटा रीडिंग करने के लिए बोला था मैंने, अंग्रेजी रीड करो रीड करो रीड करो। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, सुनना बेटा, कि ये वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं बेटा जो आपके सर्टेनिटी लाते हैं, आपके वैल्यू में सर्टेनिटी लाते हैं, प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। ठीक है, और दूसरा जिसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको उसके अनसर्टेनिटी को खत्म कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर वही आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो सर्टेनिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज जब सर्टेन है, जैसे मान लो बारिश होगी आज, ये सर्टेन है, ठीक है ना, जैसे बादल बादल छा गए, अब बारिश अब होने वाली है, तो आपने कहते ये सर्टेन वैल्यू हो गई। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा, सर्टेनिटी प्लस का मतलब अनसर्टेनिटी, दोनों चीजें एक ही वैल्यू में जब एग्जिस्ट करती है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें सर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, दोनों एक साथ जब एक जगह पर लाई करेंगे तो उन सारे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। सॉरी, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रोबेबल वैल्यू आ गई ना, कि हाँ सर कि ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इतने तक से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे सुनिए बेटा, अगर मैं कहता हूं 3 × 10⁻10 आप मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या ये फिक्स्ड है? क्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, क्या ये वैल्यू इतना ही है? क्या नहीं, ये वैल्यू ये नहीं है, 299131884, आई थिंक यही है नंबर, 2 भी होता है, हाँ ये, तो ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आपने डेसिमल डालना स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बना बेटा? 2.99 × 10⁸ बना ना, तो 2.99 को राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ ये काफी सर्टेन लग रहा है ना आपको, बट क्या ये सर्टेन है? नहीं, अनसर्टेन है ना ये तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें सर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, दोनों कैरी कर रहा है वो। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। तो इसलिए यहां पे देखिए बेटा, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें दोनों लिखते हैं बेटा, सर्टेन डिजिट्स भी लिखते हैं और अनसर्टेन डिजिट्स दोनों लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए सर्टेन डिजिट्स इसमें क्या था, ये था, और अनसर्टेन ये था। ठीक है, इसके आगे हम और एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, थर्स इफ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2 ml, क्या लिखा आपने बेटा? 11.2 ml, एंड वी से दैट 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। ठीक है, अनलेस otherwise stated an uncertainty of +-1 in the last digit is always understood। तो यहां पे बेटा ये कहा गया है कि अगर लिखा जाए बेटा 11.2 लिखा जाए, ठीक है, तो ये जो डेसिमल के आगे जो नंबर है बेटा 11, ये आपका सर्टेन है। क्या है बेटा? ये सर्टेन है कि हाँ इसके आगे तो वैल्यू नहीं बदलने वाली, बट ये जो 2 है ना बेटा 0.2, ये अनसर्टेनिटी दिखाता है बेटा +-1 से, मतलब कि ये बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है, एक नंबर से बढ़ गया या तो एक नंबर से घट गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे होता 11.25 है बेटा, ठीक है, तो ये एक नंबर से बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं? और अगर मान लो 11.24 है तो ये एक नंबर से घट जाएगा। राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम लोग ना, बेसिकली समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि राउंडिंग ऑफ आगे आएगा, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, राउंडिंग ऑफ का आगे पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करना है ये बहुत अलग होता है आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, आपके पुराने टाइम का राउंडिंग ऑफ की तरह नहीं होता। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और ये राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा, तो यहां पर आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स है बेटा, और इन रूल्स के साथ साथ आपको एग्जांपल भी दिए गए, बहुत ही बढ़िया एकदम समझाया गया। देखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि जितने भी नंबर आपके जीरो नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो जैसे देखिए बेटा, फॉर एन एग्जाम्पल इन 285 आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3, कितने बेटा? 3 है। उसी तरह से देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा एग्जांपल 0.25, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा? 2, क्योंकि 2 ही नंबर ऐसे हैं जो जीरो नहीं है, 0.25। तो पहला रूल यही कहता है बेटा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सामने एग्जांपल मैंने लिख दिया बेटा ऐसा कुछ 341, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। 0.168 कितने? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पहला रूल यही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरोज प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट
आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल देखिए बेटा, अगर यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे देखिए बेटा, सच जीरोस इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, सिर्फ वो डेसिमल का पॉइंट ही बताता है बस कि कहां पे है, मतलब उसकी पोजीशन बताता है। एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कि मेरे पास 0.03 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके आगे प्रीसीड करने वाले जितने भी जीरो है ना बेटा, वो सारे इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, उसी तरह से देखिए बेटा, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ एंड 0.0052, तो यहाँ पे भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बाकी के आगे के तीन क्या है बेटा, इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर मैं 0.01 ले लूँ तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इससे कितना है, 0.00152, 3 है। बहुत बढ़िया, तो रूल समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड रूल देखिए बेटा, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये देखो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। और ये कितने जीरो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने बेटा, 4। देख रहे हो बेटा, ये पहला रूल है जिसमें कि जीरो सिग्निफिकेंट बना, तो जीरो को सिग्निफिकेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दो नॉन जीरो के बीच में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे पॉइंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए मैंने क्या 101 लिख दिया, क्या है सिग्निफिकेंट कितना है बेटा, 4। बहुत बढ़िया, 10101 कितना है बेटा, 4, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना कि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, तो मतलब कि जब भी दो नॉन जीरो के बीच में आपका जीरो आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ये सब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, जीरोज एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ अ नंबर। ध्यान देना, ठीक है, जीरोज एट द एंड और राइट मतलब कि नॉन मतलब कि सिग्निफिकेंट, मतलब कि आपके नॉन जीरो के पीछे अगर जीरो है, ठीक है, ध्यान देना, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा कि जीरोस एट द एंड ऑफ द राइट, मतलब कि किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो लिखा हुआ है वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। पर यहाँ पे देखना, आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। हाँ, ये राइट साइड ऑफ डेसिमल होनी चाहिए, मतलब कि 0.100 है तो तब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, 0.200, इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यहां पे देखो, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखिए, 100 तो आपने लिखा है बट इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो मतलब कि जितने भी आपके ये जो नंबर है बेटा, अगर डेसिमल के पीछे, जैसे एग्जांपल फिर से देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 है तो यहां पे सिग्निफिकेंट सिर्फ एक ही है। बट अगर यहां पे गलती से भी 100.0 लग जाता, आप बताओ तो क्या होगा आंसर। चलिए ठीक है, इससे पहले इसको, इसमें यहां पे पहुंचने से पहले दूसरे कंडीशन भी दे देता हूं आपको। देखिए, अगर मान लीजिए 0.01000 है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, यहाँ पे 4 है आपका। ठीक है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉइंट के, मैंने बोला नंबर के आगे वाले कोई सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये किसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। अब फिर से देखिए बेटा, अगर मैंने कहा कि 0.001000 तो कितने बेटा, फिर से 4 ही है ना, यहाँ पे 4 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सवाल में आप अटके ना, आपने कहा कि सर इसका क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे देखना, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी थी कि आपने ये कहा कि सर अब अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूं कि अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया सॉरी, but 100 has a 3 significant figure। यहाँ पे देखिए 100 has only 1 significant figure, but इस 100 के पास 3 significant figure हो सकता है। कब, जब इसके पीछे क्या लग जाएगा बेटा, पॉइंट लग जाएगा, 0.0 हैज। आप देख सकते हो बेटा, अब यहाँ पे 100.0 के पीछे क्या, कितना सिग्निफिकेंट आ गया बेटा, 4 सिग्निफिकेंट आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना कि अगर 100.0 है तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए बेटा, आपके चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो गए। पॉइंट के लगते ही सब सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट बेसिकली सबको सिग्निफिकेंट बना देता है। तो मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि 100.00 तो कितने सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, 5 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों रुपीज 100.00 लिखते हैं, क्योंकि वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट। अब ये पता है क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि ये पैसे की वैल्यू बताएगा, पैसा, क्योंकि रुपए डेसिमल के आगे होता है बट रुपये के अंदर भी तो पैसा होता है ना, इसीलिए उसको सिग्निफिकेंस देने के लिए यहाँ पे ये लिख। अगर मान लो मैं लिखता हूँ रुपीज 100.23 तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये 23 किसके लिए था, ये पैसे के लिए। 0.23 क्या है बेटा आपका, ये आपका पैसा है। क्या है बेटा, पैसा। ठीक है, तो इसको समझना बेटा। आगे देखिए बेटा, सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, और इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस
the numbers 100 and 1 into 10 to the power 2 for one significant figure, 1.0 into 10 to the power 2 for two significant figure. ये टू significant figure है ना, ये दो significant, इसमें कितने significant बेटा, तीन significant, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, और अब आखिरी में आ जाइए बेटा, आखिरी में, आखिरी रूल में क्या कहा गया है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls 20 eggs have infinite significant figure as these are exact number and can be represented by writing infinite numbers ना। अगर मान लीजिए 2 balls है, 2 balls को आप 3 balls भी तो लिख सकते हो, है ना, मतलब 3 balls 100 balls है ना, मतलब कुछ भी लिख दो आप, कुछ बहुत सारे अलग 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 नंबरों में आप उसको डिफाइन कर सकते हो ना। तो इसीलिए इसके लिए कितने सिग्निफिकेंट हो गए बेटा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 1 बॉय, तो क्या इस धरती में सिर्फ 1 बॉय है क्या, बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। एक लड़का जो आपकी 11वीं में पढ़ता है इंडिया में, तो क्या इंडिया में क्या एक ही लड़का पढ़ता है क्या, बहुत सारे अलग लड़के पढ़ते हैं बेटा, तो इसलिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इसके लिए बन जाती है। 20 एग सिर्फ नहीं हो सकता बेटा, आप यहाँ पे 1000 एग भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे 1 लाख अंडे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन जाती है। और यहाँ पे वही कहा गया है कि नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड राइटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं 20 के पीछे पॉइंट लाके 0000 लिख दो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये फिर भी 20 है ना, बट इसका जो सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनफिनिट बन जाएगा ना। आप कितना पैसे जीरो लगाते जाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं। पर आप क्या रुपीस के पीछे इनफिनिट जीरो लगा सकते हो क्या, नहीं, 2 ही जीरो लगा सकते हो ना बस, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी 2 की ही है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखिए बेटा, डेसिमल, प्लेसिंग का डेसिमल, आइए मान लो 2 लगा दिया आपने, 2 पॉइंट लगा दिया आपने, बहुत सारे नंबर लगा दिए, 20 के पीछे बहुत सारे जीरो लगा दिया आपने, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट है तो वो 2 ही है, तो वो 20 ही, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर को आप जब डिफाइन करते हो बेटा, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। और जेई में यही क्वेश्चन आपका पूछा आता है कभी कभी कि बताइए कि इसके लिए आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। तो कभी कभी एकदम तुक्के में आपका ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो जबकि बहुत सारे बच्चे इसको भूल चुके होते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो इसलिए याद रखना बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर रहे हो, मैंने कहा कि 50 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ठीक है, 50 आपके हमने बोल दिया कि हाउसेस आर देयर, तो वहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलेंगे सर आपके 2 नहीं 1 नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे बेटा इनफाइनाइट है, क्या है बेटा, इनफाइनाइट, क्या है बेटा, इनफाइनाइट, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि 50 पॉइंट बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर की कंडीशन थे बेटा। चलिए, तो यहाँ पे प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी पूछा नहीं जाता आपको, ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप रीड वगैरह कर सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया और आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होता है। अब यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस जो है बेटा, उसको आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बार ये डिविजन्स एंड ये राउंडिंग ऑफ, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, राउंडिंग ऑफ बाद में आएगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ फिर आपका फाइनली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चालू होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है बेटा, आपके सारे के सारे लॉज इसमें आ जाते हैं कि कौन क्या कह रहा था, सॉरी, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप इसको रीड करिए, चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखना। पहला, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, अगर आपने कहा कि आपके पास एक बड़ा सा एक नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर है ना, यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें कंडीशन ये है कि इन दीज ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो कुछ ही मतलब अगर वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 25 इंटू 1.25, तो ये 3.125 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। बट अगर मान लो कि कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए, सिंस 25 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, थर्स इट इज 3.1, तो 3.1 आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी 3.1 क्यों लिखा आपने, है नहीं, अभी 3.1 कैसे है, वाइल लिमिटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज डन इन द above मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन हैज टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स टू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ यहीं पे आ जाता है बेटा। वैसे राउंडिंग ऑफ जो है बेटा, डायरेक्टली आप ना मैथमेटिक्स लगा के भी सीख सकते हो, बट यहाँ पे एक बार इसको सीख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए कैसे करते हैं। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट है, ठीक है, राइट मोस्ट, ये जो बेटा ये राइट मोस्ट डिजिट आपका सबसे लास्ट में, अगर ये 5 से बड़ा है, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी देखिए एग्जाम्पल 1.386 है, तो 6 5 से बड़ा है, तो अब ये 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 9। फिर से आपने क्या देखा बेटा कि फिर से आपने देखा कि अब आपने कहा कि मुझे ये 9 को भी हटाना है, 5 से बड़ा है, तब ये क्या बन जाएगा, अब ये 4 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, 1.4 आ गया। दिख रहा है ना बेटा, इफ वी रिमूव 6 वी हैव टू राउंड इट टू 1.39। बट अगर मुझे 9 को भी रिमूव करना है तो मुझे फिर 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सॉरी 9 को, फिर 9 के आगे जो नंबर है 3 उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 4 में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1.238, तो इसको मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। बताओ क्या आंसर आएगा, 1.2 ही आएगा ना, है ना, 1.2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ हो तो ये 4 बना, और ये 4 और ये तो 5 से बड़ा नहीं है, ये फिर 2 ही बन जाएगा ना, 1.2 ही आ जाएगा यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे, तो कंडीशन आपकी ये बन जाती है। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, ये देखिए द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, फॉर एग्जांपल 4.334 है, तो 4 अगर 5 से छोटा है तो आपको 4.33 होगा, नहीं है, राउंड ऑफ यही है बेटा, समझ में आया ना राउंडिंग ऑफ। तो ऐसे आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर मान लीजिए वो 5 ही है तो उसको चेंज करना ही नहीं है, वो 5 को 5 ही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो चेंज नहीं होता, और राउंडिंग ऑफ होगा भी नहीं उसका, है ना। तो हम सीधा उसको क्या कर सकते थे, सीधा उसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे क्या था, इट इज एन, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन आता है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 then the preceding number is not changed. If it is an even number, अगर even number है तो, but if it is increased by 1, if it is an odd number. ओहो, मतलब ये क्या है, देखिए अगर मेरे पास 6.35 है और मेरे पास 6.45 है, कंडीशन समझना, ठीक है। ये भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इससे भी इस बार सवाल आया था आपके, ठीक है, जेई में नहीं, मतलब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो 6.35 था, अब 6.35 अगर है तो ये क्या है बेटा, ऑड है, ऑड या इवन में ऑड है ये। अगर ये ऑड है तो एक नंबर से बढ़ जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा ये बेटा, ये 6.4 बन जाएगा। और ये क्या है बेटा, इवन, तो ये नहीं बढ़ेगा, ये 6.4 ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर 5 है तो, और हमें सवाल 5 का ही आता है हमेशा, क्योंकि 5 में ही ट्रिक है ना, 5 में ही क्या है बेटा, ट्रिक है ना, कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये बेटा 1.365 है, तो श्रावणी क्या बनेगा, मुझे 5 हटाना है, तो क्या बनेगा ये 1.36 ही रहेगा ना, क्योंकि इवन है, इवन में नहीं बदलता। ये देखिए बेटा, नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवन नंबर, है कि नहीं, छोटी सी बात है। और अगर मान लीजिए 1.375 था, तो ये क्या बन जाता, 1.38 बन जाता। तो अब आप एक बात को समझो, ये बेसिकली लास्ट में इवन नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और हमें से याद है ना, डिवीजन ना इवन नंबर का जल्दी हो भी जाता है इजीली, ठीक है। इसीलिए आप बार बार इसको इवन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार इसको इवन बना रहे हो, देख रहे हो ना बेटा। तो आई होप कि राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू कि आपने बोला, इसलिए हमने ये पढ़ा, नहीं तो फिर शायद मैं इसको स्किप करके निकल जाता है, फिर मुझे लगा कि आप लोगों को आता ही होगा, है नहीं, सॉरी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है बेटा, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बेटा राउंडिंग ऑफ तक मैंने करा दिया। मैं कल जो है आपको स्टार्ट करूंगा आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा इतना डीपली, मैं बस बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सीधा मैं आपको सिर्फ एक लॉ पढ़ाऊंगा बेटा, वो है एवोगैड्रो का लॉ, क्योंकि बाकी लॉज आप लोग ऑब्वियसली बाद में पढ़ोगी, ठीक है। और मैं स्टार्ट करूंगा कल मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत सारी चीज़ें उसमें देखें।